हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 40। मुन्ना बिना इलेक्शन लड़ी कॉलेज का प्रेसिडेंट बन चुका था। काशी इंदौर जा चुकी थी। प्रताप ने राजन और मुन्ना के बीच हुए झगड़े को खत्म कर दिया। कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि जब सब ठीक होना तब जरूर कुछ गड़बड़ होती है। कॉलेज में सब मुन्ना के जितने भी दोस्त थे सब उसके जीतने की खुशी मना रहे थे। वंश की नजर सामने किसी पर पड़ी और वह वंश से नीचे चला आया। भीड़ से निकलकर वंश उस लड़की के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, कैसी हो पूजा डार्लिंग। पूजा ने सामने खड़े वंश को देखा तो एकदम से उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके और मुन्ना के जो पोस्टर लगे थे उनमें कहीं ना कहीं वो भी शामिल थी। वंश को देखकर पूजा ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वंश ने उसे पकड़कर साइड में ले लिया और कहा, मुन्ना के पोस्टर लगवाने में तुम्हारा भी हाथ है ना। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती सर। मुझसे सीनियर्स ने कहा कि मैं मानवेंद्र सर से जाकर मिलूं। एक्चुअली मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और सीनियर्स ने कहा कि अगर मैं उनकी बात मानूंगी तो वो सर से मेरी सिफारिश कर देंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर, पूजा ने डरते हुए कहा। और तुमने बिना सोचे समझे इससे तुम्हारी इमेज भी खराब हो गई ना। तुमने उनकी बात मान ली। पीछे खड़े मुन्ना ने सहजता से कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पूजा ने नजरें नीचे करते हुए कहा। देखो, किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए गलत रास्ता चुनना गलत है। अगर तुम मुझे पसंद करती थी तो तुम्हें आकर हमसे बात करनी चाहिए थी। तुम अभी कॉलेज में हो, अपना वक्त इन चीज़ों में बर्बाद करने से अच्छा है कि अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। हमारे लिए इस कॉलेज की लड़कियां सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। हम किसी को उस नज़र से नहीं देखते, तुम्हें भी नहीं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आगे से ऐसी कोई बात हमें देखने या सुनने को मिले, मुन्ना ने कहा। पूजा समझ गई कि मुन्ना को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह अभी भी इम्प्रेस थी। मुन्ना ने उससे जाने का इशारा किया तो पूजा वहां से जाने लगी और रुककर कहा, सर। मुन्ना ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं सर। जिस लड़की से आपकी शादी होगी वो बहुत लकी होगी, पूजा ने कहा और वहां से चली गई। हाय, बेचारी का दिल तोड़ दिया। व्हाई आर यू सो रूड, वंश ने कहा। सिर्फ उस एक के लिए जिसे देखकर लगे कि जिंदगी में अब कोई ख्वाहिश नहीं है, वही मोहब्बत है। बाकी सब अफवाह है, बातें हैं, जरूरत है, मुन्ना ने कहा। वाह मेरे शायर, वाह, पर मेरे ना सब सर से ऊपर गया है, वंश ने मुस्कुराकर कहा और मुन्ना के साथ वहां से चला गया। कहने को दोनों भाई थे, लेकिन प्यार को लेकर दोनों की फीलिंग्स अलग अलग थी। दोनों को इंतजार था उस खास का जो इनकी जिंदगी में आकर इन्हें प्यार का मतलब समझाने वाली थी। इंदौर, मध्य प्रदेश। दोपहर के 2 बजे के आसपास शिवम सबके साथ इंदौर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी घर के सामने पहुंची, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड हाथों में उठाए गौरी खड़ी थी, जिस पर लिखा था, वेलकम बैक टू इंदौर। शिवम को धूप की वजह से गौरी की सूरत तो नहीं दिखाई दी, लेकिन वह कार्डबोर्ड देखकर मुस्कुरा जरूर उठा। काशी गाड़ी से नीचे उतरी और गौरी की तरफ आकर उसे गले लगते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? कॉलेज में तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था तो तुम्हारे नानू से बात की। उन्होंने बताया कि तुम सबके साथ घर आ रही हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। गौरी ने चहकते हुए कहा, आई लव इट। बाकी दोनों कहाँ हैं? काशी ने पूछा। दोनों अंदर हैं, गौरी ने कहा। अब जैसा कि दोनों गाड़ी के सामने खड़े होकर बातें कर रही थी, इसलिए शिवम ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज से दोनों साइड हो गई। शिवम गाड़ी लेकर अंदर चला आया। उसने गाड़ी साइड लगाई और नीचे उतरा। सारिका और अनु भी गाड़ी से नीचे उतर गई। काशी गौरी के साथ अपने माँ पापा की तरफ चली आई। गौरी ने उनके सामने आकर काशी से कहा, लेट्स मी गेस, ये हैं तुम्हारे पापा।
कहते हुए गौरी ने शिवम के सामने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो अंकल, माई सेल्फ गौरी शर्मा, काशी की बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते बेटा, शिवम ने गौरी से हाथ मिलाते हुए कहा। गौरी शिवम से हटकर अनु के सामने आई और कहा, हे अनु मौसी, आप सोच रही होंगी मैंने आपको कैसे पहचाना, है ना? ये काशी है ना, ये कॉलेज में हमेशा आपकी बातें करती है, मेरी मौसी ऐसे, मेरी मौसी वैसे, मेरी मौसी ये वो। बट सीरियसली यू आर सो क्यूट एंड आई लव योर हेयर। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी हो। अनु तो बस अपनी तारीफ सुनते ही खुश हो जाया करती थी। आखिर में गौरी पहुंची सारिका के सामने। कुछ देर प्यार भरी नजरों से सारिका को देखते रही और फिर कहा, आंटी यू लुक लाइक अ डीवा। वो क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, सादगी में ही सुंदरता है, सादगी की मूरत। सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। सारिका ने प्यार से गौरी के गाल को छुआ और कहा, आप हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। जवाब में गौरी मुस्कुरा दी। प्रिया और ऋतु अंदर कब से इन दोनों के आने का वेट कर रही थी। दोनों बाहर आई और कहा, अरे क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? अंदर तो आ जाओ। काशी ने ऋतु और प्रिया को देखा तो मुस्कुरा उठी और सारिका की बाह थामते हुए कहा, माँ, गौरी की तरह ये दोनों भी मेरी दोस्त है, ऋतु और प्रिया। सारिका दोनों को देखकर मुस्कुरा दी और फिर सब अंदर चले आए। पूरा घर डेकोरेट किया हुआ था। काशी ने देखा तो गौरी से कहा, ये सब क्या है? आज कोई फंक्शन है क्या? आई न्यू इट, तुम पक्का भूल जाओगी। आज तुम्हारे नानू नानी की वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गई ना तुम? गौरी ने काशी को घूरते हुए कहा। सारिका अनु ने सुना तो उन्हें याद आया कि आज तो उनके माँ पापा की शादी की सालगिरह है। दोनों खुश भी थी कि आज इस खुशी के मौके पर दोनों उनके साथ थी। सारिका ने शिवम की तरफ देखा और कहा, आपको पता था ना शिवम जी? जवाब में शिवम मुस्कुरा दिया। अधिराज जी और अंबिका कमरे से बाहर आए। शिवम सारिका अनु को देखते ही उनकी बूढ़ी आंखों में चमक उभर आई। अनु बच्चों की तरह दौड़कर अधिराज जी के पास गई और उनके गले लगकर कहा, ओ डैड, कितने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा, अधिराज जी ने कहा तो अनु उनकी तरफ से हटकर अंबिका के सामने आई और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी माँ, मैंने आपके लिए लड्डू भेजे थे, कैसे लगे आपको? देखा, आप कहती थी ना कि ससुराल जाकर डांट सुनने वाली हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मैंने सब बनाना सीख लिया, वो भी आई से। अरे बेटा आराम से, एंड थैंक यू सो मच, तुम्हारे बनाए लड्डू बहुत अच्छे थे, अंबिका ने कहा। काशी की मौसी सच में एंटिक पीस है ना? गौरी ने धीरे से ऋतु के कान में कहा। जब 20-22 की रही होगी ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह रही होगी, प्रिया ने कहा तो ऋतु हंसने लगी। गौरी ने पहले मुंह बनाया और फिर खुद भी उनके साथ हंस पड़ी। शिवम ने अधिराज जी के पैर छूने चाहे तो अधिराज जी ने रोक दिया और गले लगाते हुए कहा, इस बार आने में बहुत वक्त लगा दिया बेटा। माफ कीजिएगा पापा, काम और जिम्मेदारियों में वक्त ही नहीं मिला, शिवम ने कहा। सारिका भी आकर अपने माँ पापा से मिली और उन्हें विश किया। अधिराज जी ने देखा सिर्फ शिवम, सारिका और अनु है, लेकिन मुरारी कहीं नजर नहीं आ रहा तो उन्होंने अनु से कहा, अनु बेटा, छोटे दामाद जी नहीं आए? पापा, वो सिर्फ छोटे दामाद जी नहीं रहे, बनारस के बड़े विधायक हो गए हैं, हम लोगों के लिए उनके पास टाइम कहाँ है? अनु ने बेरुखी से कहा। अनु, कुछ भी बोलती हो? कहते हुए सारिका अधिराज जी के पास आई और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहने लगी, पापा, आप तो जानते हैं ना मुरारी भैया पर अब बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बस उन्हीं के चलते उनका हमारे साथ आना नहीं हो पाया, पर उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आपसे मिलेंगे, सच्ची। अधिराज जी मुस्कुराए और कहा, अपने पापा को कैसे बहलाना है ये आप अच्छे से जानती हैं। जवाब में सारिका भी मुस्कुरा दी। इतने में गौरी अपने हाथों में किचन से एक बड़ा सा केक लेकर आई और कहा, हेलो हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। गौरी ने केक सेंटर टेबल पर रखा, सभी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अधिराज जी और अंबिका जी ने केक काटा। सबसे पहले दोनों ने एक दूसरे को खिलाया और फिर बाकी सब बच्चों को। सभी बहुत खुश थे।
काशी और रितु अपने फोन से सेलिब्रेशन की तस्वीरें क्लिक कर रही थी। गौरी ने म्यूजिक सिस्टम पर एक पुराना गाना लगाया जो कि अधिराज जी के ही जमाने का गाना था और एनिवर्सरी कपल से एक छोटा सा डांस करने को कहा। शिवम, सारिका, अनु, काशी और रितु सोफों पर आ बैठे। अधिराज जी और अंबिका उनके सामने खड़े थे। गौरी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वह शिवम की बगल में सोफे के हत्थे पर आ बैठी। शिवम ने गौरी को देखा। वह शिवम से बेखबर अधिराज जी और अंबिका जी को डांस के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। गाना अधिराज जी की पसंद का था और इस पर डांस करना तो बनता था। और आज तो दिन भी खास था। सभी इस खास दिन को एंजॉय करने लगे। बनारस, उत्तर प्रदेश। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा शक्ति अपनी ही किसी सोच में गुम था। जब से काशी बनारस से वापस गई थी तब से ही शक्ति का कहीं मन नहीं लग रहा था। कल से वह बस घाट दर घाट घूमे जा रहा था। कभी कभी शक्ति की आंखों को देखकर लगता जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन क्या ये कोई नहीं जानता था। जानता भी कैसे, वह ज्यादा किसी से बात जो नहीं करता था, बस हर बात का नपा तुला जवाब दिया करता था। शक्ति की जिंदगी का एक कड़वा अतीत था। उसकी आंखों के सामने उसके माँ पापा की मौत, तो वहीं उसका एक सुखद अतीत भी था। सोच में डूबा शक्ति कुछ साल पीछे चला गया। 13 साल का शक्ति अपने पापा के साथ पास ही के गांव से शिवरात्रि की सुबह बनारस आया था। आज बनारस में बहुत भीड़ थी और हो भी क्यों ना, आज शिवरात्रि जो थी। शक्ति अपने पापा का हाथ थामे हुए था ताकि भीड़ में कहीं खो न जाए। उसके पापा उसे लेकर घाट पर चले आए। दोनों ने दर्शन किए और वहां से पार चले आए। 80 घाट के बाहर आज पूरा मेला लगा हुआ था। शक्ति को तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं पास में ही वो आदमी करतब दिखा रहे थे। शक्ति चलते चलते रुक गया और उसके पापा आगे बढ़ गए। कुछ वक्त बाद शक्ति को एहसास हुआ कि वह अपने पापा से बिछड़ गया है। वह भीड़ में उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वे उसे नहीं मिले। थक कर शक्ति रोने लगा और घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। हर आने जाने वाले शख्स में वह अपने पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिले। वह रोता रहा, तभी एक छोटी सी लड़की आकर उसके सामने खड़ी हो गई और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? हमारे पापा कहीं खो गए हैं। छोटे शक्ति ने लड़की को रोते हुए कहा। ओफो, हमारे पापा भी खो गए हैं, लड़की ने अफसोस जताते हुए कहा और अपने गालों पर हाथ लगाकर शक्ति के बगल में बैठ गई। शक्ति ने उसे देखा और कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हमें डर क्यों लगेगा? ये बनारस हमारा शहर है और ये घाट हमारे घर। हम तो यहाँ रोज आते हैं। लड़की ने अपने नन्हे हाथों को नचाते हुए कहा तो शक्ति रोना भूल गया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। लड़की ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से शक्ति के गालों पर आए आंसुओं को पोंछा और कहने लगी, तुम रोना मत, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और फिर महादेव से कहेंगे कि वो हमारे और तुम्हारे पापा को यहाँ भेज दें, ठीक है? शक्ति अपने पापा से बिछड़ जाने से दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की की बातें न जाने क्यों से सही लगी और उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। लड़की ने अपने दोनों हाथ जोड़े और देखा शक्ति अभी भी वैसे ही बैठा है। लड़की ने शक्ति के दोनों हाथों को अपने हाथों से जुड़वाया और आंखें बंद करने को कहा। शक्ति का पता नहीं, पर लड़की के होंठ बुदबुदाने लगे और शक्ति बस एकटक उसे देखता रहा। बेटा, आप वहां क्या कर रही हैं? चलिए घर चलते हैं, कुछ दूर खड़े शिवम ने कहा। शिवम की आवाज सुनकर लड़की ने आंखें खोली और फिर शक्ति की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, हमने कहा था ना महादेव हमारी मदद करेंगे। तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे, बस तुम रोना नहीं। शक्ति ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शिवम लड़की को लेकर वहां से चला गया। शक्ति उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर फिर उदासी के भाव आ गए। लड़की ने पलटकर शक्ति को देखा और अपने हाथ से स्माइल का सिंबल बनाकर शक्ति को
मुस्कुराते रहने का इशारा किया और वहां से चली गई। नन्ही शक्ति के होंठों पर मुस्कान फिर तैरने लगी। कुछ देर बाद उसके पापा उसे ढूंढते हुए वहां आए और शक्ति को साथ लेकर चले गए। वर्तमान घाट की सीढ़ियों पर बैठा शक्ति मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर मुस्कान जो बहुत ही कम देखने को मिलती थी। पास ही बैठा विष्णु खामोशी से उसे देख रहा था और शक्ति को इस बात का एहसास तक नहीं था कि विष्णु कब आया और कब उसके पास बैठ गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 40। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या गौरी जीत पाएगी शिवम का दिल? क्या काशी गौरी को शक्ति के बारे में बताएगी या भूल जाएगी उसे? बचपन में शक्ति से मिलने वाली वह लड़की कौन थी, गौरी या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।